जय हिंद दोस्तों। आज मैं अगली वीडियो में प्रोटीन का लेक्चर लेकर के आया हूँ। प्रोटीन पे आज हम चर्चा करेंगे। प्रोटीन क्या होता है। हम बिल्कुल प्रोटीन को एक सरल भाषा में, जो मेरी वीडियो का उद्देश्य है कि आप तक जो ये आपके वीडियो है या जो ये पढ़ाई प्रोटीन की है, आप तक कितनी सरल भाषाओं में पहुंचा दूं कि जिससे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो इस कड़ी में मैं आगे चलता हूं दोस्तों। चलिए प्रोटीन के लेकर के कि प्रोटीन क्या होता है। तो मैंने पहले बात प्रोटीन के बारे में थोड़ा चर्चा करूं कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सभी जंतु पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। या अगर मैं उसकी परिभाषा दूसरे के रूप से मैं बात करूं तो दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन जल में अघुलनशील तथा क्षार एवं अम्लों में घुलनशील होता है। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे भी मैंने दोस्तों मैं बात किया कि प्रोटीन क्या होता है कि एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। अर्थात जो मेरी एमिनो अम्ल होती हैं, एमिनो अम्ल क्या होती हैं कि डिटेल में मैं आपको जब एमिनो अम्ल का वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें आप देखिएगा, मैं बाद में बताऊँगा आपका एमिनो अम्ल क्या होता है। अभी हम प्रोटीन पे चर्चा करें तो हम बस एमिनो अम्ल की बात करें तो प्रोटीन में हमने क्या किया, जो प्रोटीन होती है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। बहुलक का मतलब क्या होता है कि हमने आपको अभी भी बताया कि दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल मिल करके आपस में क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे एक एमिनो अम्ल है, अगर इससे आकर फिर एक एमिनो अम्ल मिला, फिर एक एमिनो अम्ल मिला, फिर एक एमिनो मिला, तो एक चैन बना लेते हैं बहुलक रूप में। एक क्या बना लेते हैं, एक चैन बना लेते हैं। और क्या होते हैं, यही चैन क्या होता है, ये प्रोटीन कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो हम फूल जानते हैं। एक फूल, दो फूल, तीन फूल, चार फूल, पांच फूल, 6 फूल, 7 फूल, इस तरह से मैं फूल लूं। इस फूल को मैं क्या करूं, धागे में पिरो दूं, गुथ दूं, इससे गुथ दूं। मैं इस तरह से गुथ दूं तो मेरा क्या हो गया, ये फूल हो गया। और मैं इसको आपस में गुथ दिया तो ये माला बन गया। क्या बन गया, माला बन गया। तो ये जो फूल है ये एमिनो अम्ल है। क्या है, अमीनो अम्ल है। और जो माला है ये क्या है, प्रोटीन है। तो दोस्तों हमने आपको पता कई ठो, एक एमिनो अम्ल जोड़ो, फिर दो एमिनो अम्ल जोड़ो, फिर एमिनो अम्ल जोड़ो, फिर एमिनो अम्ल जोड़ो, एमिनो अम्ल हम जोड़ते जाएं। एमिनो अम्ल के हम जब जोड़ते हैं, जब जुड़ जाएगा, एक चैन बना लेगी, तो वही क्या होता है, हमारा प्रोटीन कहलाता है। और हमने आपको जैसे बताया कि प्रोटीन क्या होता है, जल में अविलेय होता है, लेकिन अम्ल एवं क्षार में क्या होता है, विलेय होता है। अब प्रोटीन की खोज की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन की खोज जो है, प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। प्रोटीन की खोज, हम अगर प्रोटीन की खोज की मैं अगर बात करूं तो मुल्डर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। परंतु सन 1838 ईस्वी में वर्जीलियस ने इन यौगिकों को प्रोटीन कहा। तो वर्जीलियस जो थे वो 1838 ईस्वी में प्रोटीन का नाम, इस यौगिक का नाम प्रोटीन रखा था। तो प्रोटीन शब्द का जो नाम रखा था वो वर्जीलियस जी ने रखा था, लेकिन प्रोटीन की जो खोज की थी वो मुल्डर जी ने किया था। तो ये प्रोटीन की खोज हो गई। अब प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति, अब अगर हम प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति बोलें तो उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो
प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के प्रोटियोज ग्रीक भाषा के प्रोटियोज प्रोटियोज शब्द से हुई है, से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान वाला। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान वाला। तो अभी हमने चर्चा किया क्या हमने अपने चर्चा किया? हमने चर्चा किया कि प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सभी जंतु पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। या हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जैसे हमने आपको अभी फूल और माला के रूप से मैं बताया आपको। और प्रोटीन शब्द की जो खोज हुई थी वो मुल्डर ने की थी, लेकिन प्रोटीन शब्द का प्रयोग वर्जिलियस ने की थी। और इसकी जो उत्पत्ति है, प्रोटीन की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियोज शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान वाला। अब मैं इसकी रासायनिक मैं प्रोटीन की रासायनिक संयोजन की बात करूं, रासायनिक संयोजन की बात करूं, मतलब कि केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि जैसे हमने आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का हमने आपको वीडियो डाला, जैसे एक कार्बनिक पदार्थ है CHO, सभी में CHO उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट में भी CHO उपस्थित था, लिपिड्स में भी CHO उपस्थित था। उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन, प्रोटीन का नाइट्रोजन युक्त होते हैं, इनमें N है। लिपिड में sp था, हमने sp इसमें लिखा। जैसे CHO में पारसनाथ सिंह, इसमें भी उपस्थित है, लिपिड्स में भी उपस्थित थे, इसमें भी इतनी चीज, इतनी ई कार्बोहाइड्रेट्स में इतनी है, लिपिड में आपका इतना था। और ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन में भी क्या है? CHOSPN भी रहता है। लेकिन इसके साथ साथ किसी कुछ प्रोटीनों में फेरस और आयोडीन भी उपस्थित होता है। तो दोस्तों, तो प्रोटीन में CHO के साथ साथ PN सिंह में क्या है? फेरस और आयोडीन भी उपस्थित है। अगर मैं स्रोत की बात करूं, प्रोटीन की जो स्रोत है, अगर स्रोत की बात करूं, सोर्स की बात करूं कि सोर्स क्या है प्रोटीन का सोर्स, तो प्रोटीन जंतु एवं वनस्पति दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं जंतु एवं वनस्पति दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैं जंतु प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं जंतु प्रोटीन के स्रोत की मैं बात करूं, जंतु प्रोटीन के स्रोत की मैं बात करूं, तो आप लोग सब लोग जानते हैं दूध देखें, दूध में, पनीर में, दही में, अंडा में, मछली में, इस सभी चीजों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं जंतु स्रोत की। अगर मैं वनस्पति स्रोत की बात करूं, वनस्पति स्रोत की अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या हो, दाल जो होती है, दाल है, अनाज है, फली है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इस सब में क्या होता है कि ये वनस्पति स्रोत के रूप में आते हैं। जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, फली हो गया, मूंगफली हो गया, और सबसे अधिक सोयाबीन हो गया। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये मेरा जंतु स्रोत था और ये मेरा प्रोटीन स्रोत था। और अब हम अब हम प्रोटीन के वर्गीकरण पे बात कर लें कि प्रोटीन का वर्गीकरण की बात होती है। तो जो प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है
वो संभवतः हम होते तो हैं 3 प्रकार के लगभग, तो लेकिन हम 2 ही प्रकार के जो मुख्यतः है हम उसमें 2 ही प्रकार पे बात करेंगे। पहले हम करें अणुओं की आकृति के आधार पे हम प्रोटीन का वर्गीकरण करेंगे। पहले हम प्रोटीन का वर्गीकरण डाल दें, तो हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। वर्गीकरण, तो पहला वर्गीकरण हमारा अणुओं की आकृति के आधार पे, अणुओं के आकृति के आधार पर, अणुओं की आकृति के आधार पे हम बात कर रहे हैं। और दूसरा का क्या होता है, अगर हम दूसरे के प्रकार की बात करें तो रासायनिक संयोजन के आधार पे, रासायनिक संयोजन के आधार पर हम 2 प्रकार के हमने बताया। हमने पहला अणुओं की आकृति के आधार पे, दूसरा का रासायनिक संयोजन के आधार पे। जो रासायनिक संयोजन का आधार है ये उसके भौतिक गुणों, जल में विलीयता, हाइड्रोलिसिस, ये इसके अंतर्गत आते हैं। या कह सकते हैं कि जो ये वाला वर्गीकरण होता है, ये वाला वर्गीकरण आपका जो ब्रिटिश और आपके अमेरिकन जो फिजियोलॉजी सोसाइटी है उनके आधार पे जो वर्गीकरण होता है वो इन्हीं के अंतर्गत अभी हम आपको बताएंगे। तो पहला हम करें क्या कि अणुओं के आकृति के आधार पर हम वर्गीकरण, पहले हम बात करें अणुओं के आकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो अणुओं के आकृति के आधार पर जो इसकी वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार में होती है। इनका जब हम अणुओं को वर्गीकरण के आधार पर हम करेंगे तो 2 प्रकार की होती है। पहला होती है रेशेदार प्रोटीन। पहला क्या होती है, रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन मतलब कि फाइबरस प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रोटीन को धागे के समान फैलाया, मतलब ताना और मोड़ा जा सकता है। जो ये प्रकार की प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन है, फाइबर्स प्रोटीन जो हैं, इनको हम क्या करेंगे, कर सकते हैं कि इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं धागे के समान तान सकते हैं, इसको फैला सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं, ताना जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। अब प्राय ये जल में अबिली होते हैं। जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं वो धागे के समान ताने जा सकते हैं, मोड़े जा सकते हैं, और ये प्राय क्या होते हैं, जल में अबिले होते हैं। और जैसे हम एग्जाम्पल के रूप की अगर मैं बात करूं तो बाल, जो बाल है, ऊन, रेशम, सींग, जो पशु या जो सींग होती है, सींग, पंख, ऊतक, दांत, हड्डी, ये सब इस प्रकार के प्रोटीन के एग्जाम्पल या इसी प्रकार के प्रोटीन से सब बने होते हैं। और मैं इनकी दूसरी अगर बात करूं तो पहला रेशेदार प्रोटीन का, दूसरी मैं बात करूं तो गोलिकामय प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब गोलिकामय प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन बलित होती हैं। क्या होती हैं, बलित होती हैं। बलित होकर के क्या होती हैं, गोलाकार आकृति बना लेती हैं। मतलब बलित होकर के क्या होती हैं, गोलाकार आकृति बना लेती हैं। ये प्रोटीन जल में विलीय होती है। मतलब रेशेदार वाला प्रोटीन क्या है, जल में अविलेय, लेकिन गोली प्रोटीन क्या होती हैं, गोलिकामय प्रोटीन क्या होती है, ये जल में विलीय होती है। गोलिकामय प्रोटीन ये जल में क्या होती है, विलीय होती है। अगर और इनका एक और विशेषता होता है, जो उभय आपका जो ये उपापचयिक जो क्रिया होती है उसमें भी ये क्या होते हैं, भाग लेते हैं। उपापचयिक क्रिया में मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती है उसमें क्या होते हैं, ये भाग लेते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, एंजाइम्स, हार्मोन आदि, ये सब क्या होते हैं, गोलिकामय प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होते हैं। और मैं अब दूसरी तरह की मैं बात करूं तो अभी मेरा अणुओं के आकृति के आधार पर था, और मैं बताऊं कि रासायनिक संरचना के आधार पर। दूसरा का जो है मेरा रासायनिक आपके संरचना के आधार पे
आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अब जो रासायनिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण की बात होती है तो इसी को जैसे आप ये हाइड्रोलिसिस के आधार पर भी कह सकते हैं आप, ये भी होती है। और मुख्यतः ये क्या होती है, उनके भौतिक गुणों, जल में विलेयता, इनके आधार पर इनका इनके विशिष्ट गुणों के आधार पर इनका जो है वर्गीकरण किया जाता है। या कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश एवं अमेरिकन के फिजियोलॉजिस्ट सोसाइटी फिजियोलॉजिक सोसाइटी जो था 1907 1908 के आधार पर इनका वर्गीकरण जो किया गया है, तो इनके इस प्रकार के इनका वर्गीकरण किया गया। तो ये इस आधार पे 3 प्रकार के ये होते हैं, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। मतलब कि जो रासायनिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसको ब्रिटिश एवं भौतिक के जो फिजियोलॉजिस्ट सोसाइटी थी उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये इस आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम जब इनकी बात करते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो क्या क्या होते हैं? एक साधारण होते हैं, पहला क्या साधारण होते हैं, दूसरा का संयुग्मी होते हैं, और तीसरा का आपका व्युत्पन्न होते हैं। तो मैं साधारण की बात करूं तो साधारण सिंपल, सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, दूसरा का संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन क्या होती है? जैसे दोस्तों हमने आपको बताया कि सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, यह एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है जो कि जलीय अपघटन करने पर, जब इनका जल अपघटन करेंगे, मतलब सिंपल प्रोटीन का जब हम जल अपघटन करने पे तो केवल एमिनो एसिड देते हैं। मतलब जो सिंपल प्रोटीन होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं कि एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो जब हम इनका जल अपघटन करें, जब हम प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे, यदि वो सिर्फ क्या दे? एमिनो एसिड दे, एमिनो एसिड अमीनो एसिड दे सिर्फ, तो क्या हो जाता है? सरल प्रोटीन कहलाता है। एग्जाम्पल में मैं कहूं तो एल्बुमिन, ग्लूटेन, हिस्टोन आदि क्या होती हैं? सरल प्रोटीन होती हैं। अब मैं दूसरी संयुग्मी प्रोटीन की अगर बात करूं, कंजुगेटेड प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, तो देखिए इसका नाम है संयुग्मी प्रोटीन। कोई ना कोई चीज आकर के इसमें जुड़ा है, संयुग्मी मतलब कोई ना कोई संयुक्त इसमें जुड़ा है। यह विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होते हैं जिसमें बहुत सारे एमिनो एसिड के साथ साथ अप्रोटीन नॉन प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, लिपिड्स आदि जुड़े होते हैं। हमने आपको क्या बताया कि हमने आपको पहले ही बताया था जो प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ एमिनो अम्ल से जुड़े होते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी कोई अलग अलग यौगिक भी आकर के जुड़ा रहता है। तो यही बात सरल प्रोटीन में क्या होगी? सरल प्रोटीन में क्या होगा? सिर्फ इनका जल अपघटन हम कर रहे हैं तो सिर्फ एमिनो एसिड निकल रहा है। लेकिन जब इस प्रकार का अगर प्रोटीन होगा, उसका जल अपघटन करेंगे, तो या हम इस संयुग्मी प्रोटीन में क्या होता है कि अमीनो एसिड के साथ साथ क्या हो? नॉन प्रोटीन जैसे क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन प्रोटीन में क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं लिखूं तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, लिपिड आदि अगर आ जाए, फास्फोरिक अम्ल, लिपिड आदि आ जाए तो क्या होता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि इसके क्या है? एग्जाम्पल है।
अब मैं व्युत्पन्न प्रोटीन की अगर बात करूं तो व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है, जब हम ये क्या जल उष्मा एंजाइम या रासायनिक कारकों द्वारा सरल एवं संयुग्मी जो प्रोटीन होती हैं, संयुग्मी प्रोटीन जो होती हैं क्या करती हैं, उनकी आंशिक अपघटन, जब उनकी आंशिक अपघटन से जो पदार्थ बनता है वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। मतलब मैं क्या कह दूं कि मैं ये कह दूं कि सरल और संयुग्मी प्रोटीन का जब आंशिक अपघटन होता है, उनसे जो उत्पाद होता है, जो उनसे पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। आप एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड इत्यादि क्या होते हैं, ये व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो दोस्तों ये मेरा प्रोटीन का आज लेक्चर था और वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो, हम थोड़े थोड़े शॉर्टकट में वीडियो बना रहे हैं। तो अब जो मेरा प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होगा, सॉरी स्ट्रक्चर्स होगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।